हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो सेशन है वो है प्लीडिंग्स के ऊपर। अंडर ऑर्डर 6 कौन कौन सा रूल इसके अंदर इंक्लूड होगा, रूल 1 से लेकर रूल 18 तक। कौन सा कोड है हमारा? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं ये प्लीडिंग्स या प्लीडिंग होता क्या है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जब भी हमें कोई मटेरियल फैक्ट्स के बारे में बताना होता है, जो भी कोई केस है, मान लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई केस किया, तो उस केस के जो भी मटेरियल फैक्ट्स होगा जब उसको बताएगा तो वो होंगे प्लीडिंग। अब प्लीडिंग कोई भी पार्टी कर सकती है जो कंप्लेंट कर रही है, मतलब जो प्लेंटिफ है, और जो उसको डिफेंस कर रहा है, मीन्स जो डिफेंडेंट है, वो उसके लिए रिटन स्टेटमेंट कहलाएगा। तो दोनों जो लोग अपनी बातें जो मटेरियल फैक्ट्स एक केस के अंदर बताते हैं उसको प्लीडिंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ए ने बी को स्यू किया अनपेड रेंट के लिए, तो ये जो है, जो प्लेंट है ए का, वो प्लीडिंग कहलाएगा, और यहाँ जो बी रिटन स्टेटमेंट दे रहा है थ्रू उसका जो भी डिफेंस है वो भी प्लीडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल 2। रूल 2 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। हमेशा याद रखेंगे, जब प्लीडिंग्स के अंदर आप सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन करोगे, एविडेंस को नहीं उसमें मेंशन करोगे। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। प्लीडिंग मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट्स, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, उसके अंदर आपको एविडेंस को शामिल नहीं करना होता है। और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? पैराग्राफ में, मतलब पैराग्राफ 1 2 3 और आगे जो भी होंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें आप डेट, सम्स, नंबर्स जो भी होंगे वो बोथ फिगर्स के अंदर भी मेंशन करेंगे एंड वर्ड्स के अंदर भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल 3। रूल 3 क्या बताता है? फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। अब फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग क्या है अंडर रूल 3? कि कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स फॉर्म्स दिए गए होते हैं। कहाँ पर दिए गए होते हैं? ये अपेंडिक्स ए ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड का जो अपेंडिक्स ए है उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए गए होते हैं पहले से ही। उनको यूज करके आप अपने जो केस की डिटेल्स हैं, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। अगर वो आपके केस की डिटेल से मैच नहीं कर रहे हैं तो आप कोई और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल 3A। रूल 3A क्या कहता है? फॉर्म्स इन कॉमर्शियल कोड्स। अब जो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, अगर कोई पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में, तो जो भी जो फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हाई कोर्ट्स रूल होंगे आप उन्हीं को फॉलो करते। जो भी फॉर्म्स जो होंगे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होते हैं जो हाई कोर्ट रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर कोई जो मैटर आ जाता है, मैटर आ जाता है फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तब उसके अंदर डिटेल्स जो है, कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिनके ऊपर आप फोकस करोगे? तो जो भी डेट होगा, जो भी आइटम होगा, उनके ऊपर आप स्पेसिफिकली फोकस करोगे। एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर कोई फ्रॉड है, जैसे आप उसको कैसे बता सकते हो? ऑन 5 मई 2023 डिफेंडेंट मिस रिप्रेजेंटेड द क्वालिटी ऑफ मशीनरी क्लेमिंग इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी व्हेन इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड लोकली। अब यहाँ पे याद रखना, जैसे ये डेट है तो यहाँ पे आपने डेट को मेंशन किया है। तो जब भी कभी आप फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को मेंशन करोगे अपने केस के अंदर, तो डेट एंड आइटम्स को आप ध्यान से मेंशन करोगे, डिटेल्ड वे में मेंशन करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 6, कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये क्या बताता है? सिचुएशन वेयर अ राइट और ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ओनली आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन। अब अगर कोई राइट या ऑब्लिगेशन तभी पैदा होगा जब कुछ कंडीशन मीट होंगी। इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि डिलीवरी तभी होगी जब पेमेंट होगा, तो ये कहलाएगा हमारा कंडीशन प्रेसिडेंट। इसको आप अपने केस के अंदर मेंशन करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिपार्चर अंडर रूल 7। अब ये क्या बताता है? ये सिंपल ये बताता है कि आप कोई नए ग्राउंड्स या अपनी जो पहले आपने प्लीडिंग्स जो मेंशन की थी, या आपने जो भी मटेरियल फैक्ट्स बताए थे अपने केस के बारे में, उसको चेंज नहीं कर सकते। कब तक चेंज नहीं कर सकते? मान लो आपने अगर उसमें अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया है तब तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जो आपने पहले उसमें मटेरियल फैक्ट्स बताए थे, तो उसमें कोई आप नए ग्राउंड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू सेड फर्स्ट कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ओरल था, अगर आपने पहले ये बोला कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ओरल था,
और बाद में आप उसे बोलते हो कि नहीं ये तो जी रिटर्न था कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। कब तक क्लेम नहीं कर सकते? जब तक आप उसमें अमेंडमेंट के लिए अप्लाई ना करो, जब तक आपने अपनी प्लीडिंग्स के लिए, अपने मटेरियल फैक्ट्स में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई ना करो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 8, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कहता है? ये सिंपल ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट्स को डिनायल में लेकर जाना है या उसको डिनाय करना है, तो आपको उसके साथ सपोर्टिंग फैक्ट्स को लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये बताता है कि जो भी एक पार्टी है, अगर उसका कोई क्लेम है या कोई जो डिफेंडेंट है उसका जो डिफेंस है, तो वो उतने ही पोर्शन को उस केस के अंदर मेंशन करेगा जो उसके क्लेम को और उसके डिफेंस को बताता है। अब अगर एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है वो मैटर करती हैं उस केस के लिए, तभी उनको मेंशन करेगा, अदरवाइज सिंपल उस जो केस की समरी को वो उसके केस के अंदर मेंशन कर देगा। मान लो फॉर एग्जांपल समझ लो, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड द डिफेंडेंट विल डिलीवर द गुड्स विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो अननेसेसरी है। मान लो अगर 30 दिन वहाँ मेंशन करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसका अगर कोई यूनिक लीगल इंपॉर्टेंस है, अगर उसका कोई यूनिक लीगल इंपॉर्टेंस है तब आप तो वहाँ 30 दिन मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज उसको वहाँ मेंशन करना अननेसेसरी है। अब रूल 10 क्या बताता है? कोई मेलाइस के बारे में एंड कोई नॉलेज के बारे में। अब ये क्या है? मेलाइस मीन्स आपका कोई भी रॉन्गफुल इंटेंशन है। तो जब भी कोई किसी भी पर्सन का आपको रॉन्गफुल इंटेंशन मेंशन करना है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि जो डिफेंडेंट था उसने एक्ट किया विद मेलाइस इन टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉय। आप उसकी प्रॉपर क्या क्या इंटेंशन थी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्रीफ में ये बता सकते हो कि हाँ एक पर्सन की कोई रॉन्गफुल इंटेंशन थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 11। ये क्या बताता है? तो ये नोटिस के बारे में बताता है। मतलब जब भी आपने किसी भी पर्सन को कोई नोटिस सर्व किया होगा या किसी पर्सन को नोटिस दिया होगा, तो उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, सिंपल आपने ये बता देना है कि आपने एक पर्सन को नोटिस प्रोवाइड किया था। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल इतना बताना जरूरी है, जैसे डिफेंडेंट वॉज नोटिफाइड ऑफ द डिफेक्ट ऑन 15 जून 2023। सिंपल ये बता देना है कि हाँ भाई एक पर्सन को नोटिफाई किया गया था एक चीज़ के लिए, बस इतना बता देना जरूरी है, प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 12, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। अब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप है, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स आए होंगे और बहुत सारी कम्युनिकेशन हुई होंगी दो पार्टी के बीच में, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो बिना पूरी डिटेल को मेंशन किए बिना। सिंपल आप ये रेफ़र कर सकते हो कि दो लोगों के बीच में बहुत सारे इवेंट्स एंड कम्युनिकेशंस हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल में समझ लेते हैं कि जनवरी से जून 2023 के बीच में डिफेंडेंट सप्लाइड गुड्स मंथली एज पर एग्रीड टर्म्स गिविंग राइज टू अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे इसने ये सिंपल बताया कि जनवरी से जून के बीच में डिफेंडेंट ने गुड्स सप्लाई किए थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जनवरी में इतने गुड्स किए थे, फिर फरवरी में ऐसे किए थे, फिर मार्च में ऐसे किए थे। नहीं, उसने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हुई हैं दो पार्टी के बीच में, उनको एक ब्रीफ में सिंपल ये बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई एक एक्सचेंज था, एक सूट था, एक केस था बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। अब एक्सचेंज में तो ये कॉमन सेंस से माना जाता है कि भाई आप कोई एक प्रोडक्ट दोगे और उसके बदले में कोई कंसीडरेशन मिलेगा, कोई अमाउंट मिलेगा। अब मैंने एक पंखा खरीदा तो उसके बदले मुझे कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, तो वो प्रिज्यूम, जो हमारा लॉ है उसको प्रिज्यूम कर लेगा, उसके लिए प्लेंटिफ को वो कंसीडरेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है साइनिंग द प्लीडिंग्स। मतलब रूल 14 क्या बताता है कि जो भी आप प्लीडिंग्स या जो भी मटेरियल फैक्ट्स बता रहे हो एक केस के बारे में, वो जो भी पार्टी बता रही है, दोनों पार्टी मतलब चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो, दोनों द्वारा साइंड होनी चाहिए और उनके लॉयर्स द्वारा भी साइन होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। अगर आपने साइन नहीं किया तो आप कोई भी अपना ऑथोराइज पर्सन होगा उसके द्वारा भी साइन करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल में मान लो अगर जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट किया है, अगर वो बाहर है, अब्रॉड है, बाहर कहीं गया हुआ है किसी काम से, तो अपने फादर को ऑथराइज कर सकता है उसके ऊपर साइन करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 14A, एड्रेस फॉर सर्विस। तो ये समझ में आ रहा है कि जब भी कभी कोई आप प्लीडिंग्स या अपने मटेरियल फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे केस में, तो आपको जो उसमें एक आपका एड्रेस होगा,
वो भी प्रोवाइड करना होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, ताकि जो भी कोर्ट्स के नोटिफिकेशन है वो आपको भी मिलती रहेंगी। अब ये जो एड्रेस है इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट 3 क्या बताता है कि जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, फॉर कोर्ट नोटिसेस, प्रोसेस ऑर्डर्स और इवन कोई भी जो एग्जीक्यूशन होगा उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और ये कब तक वैलिड रहेगा? 2 साल तक वैलिड रहेगा। किस चीज़ के बाद? फाइनल केस के डिस्पोजल होने के बाद भी 2 साल तक वैलिड रहेगा। अब अगर के कोर्ट जो है हमारा उसको ये पता चलता है कि जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया था वो फॉल्स है, इनकम्प्लीट है या फिक्शिशियस है, तो कोर्ट जो है आपका जो सूट है, जो केस है, उसके ऊपर स्टे लगा सकता है। अब अगर ये डिफेंडेंट के द्वारा दिया गया है, जो एड्रेस है वो गलत दिया गया है, तो उसके जो भी उसने डिफेंस प्रोवाइड किया था उसको स्ट्राइक आउट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 15(4) एंड 15(a). अब ये क्या बताता है? कॉमर्शियल डिस्प्यूट वेरिफिकेशन। मतलब अगर कोई कॉमर्शियल एक डिस्प्यूट है तो उसमें जो वेरिफिकेशन है वो एक एफिडेविट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारा रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। जो हमारा कोर्ट है वो जो भी आपकी प्लीडिंग्स हैं, जो भी आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं, उनको रिमूव भी कर सकता है या उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर सकता है। कब कर सकता है? अगर किसी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर नीडलेस है तो हटा सकता है, स्कैंडलस है तो भी हटा सकता है, फ्रिवलस या वेक्सिशियस है तब भी हटा सकता है, या डिलेइंग या अब्यूजिव है तो भी उस चीज़ को हटा सकता है। अब फॉर एग्जांपल में समझ लेते हैं, मान लो कोई ऐसा पैराग्राफ है जो इररिलेवेंट है, जो केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, या इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहा है ओपोनेंट की फैमिली के बारे में, तो उसको जो हमारा कोर्ट है वो उसको हटा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 17, जो कि बात करता है कि आपने जो भी प्लीडिंग्स प्रोवाइड की थी, आपने जो भी मटेरियल फैक्ट्स प्रोवाइड किए थे केस में, चाहे वो डिफेंडेंट के द्वारा हो चाहे वो कंप्लेनेंट के द्वारा हो, उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। चाहे वो इनिशियल केसेस में किया जाए, चाहे वो मिड केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब अगर मान लो कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया कि आप कुछ अमेंडमेंट जो है आप अपने प्लीडिंग्स के अंदर, जो भी मटेरियल फैक्ट्स थे उसके अंदर कुछ आप ऑल्टरेशन करना चाह रहे थे, तो कोर्ट ने आपको अलाउ किया कि ठीक है भाई कर लो। लेकिन अब आपको जो कोर्ट ने टाइम दिया था कि जो भी आपका सेट टाइम था उसके अंदर आपने अगर वो चेंजेस नहीं किए, तब आप जो है वो चेंजेस करने का अधिकार खो दोगे, या अगर कोर्ट ने आपको जो टाइम था वो एक्सटेंड कर दिया तो आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं, गिवन 14 डेज टू ऐड फ्रॉड डिटेल्स। अगर मान लो कोर्ट ने आपको 14 दिन का टाइम दिया कि जो भी डिटेल्स है उसको चेंज कर सकते हो, और आपने डेडलाइन मिस कर दिया, तो कोर्ट से आप एक्सटेंशन के लिए फाइल कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा सेशन। किस किस चीज़ के ऊपर था हमारा सेशन आज का? प्लीडिंग्स के ऊपर। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.